देखिए बच्चों, अभी तक मैंने कई वीडियो डाले और अलग अलग चीज़ों के डाले और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। अभी आज हम जो नया चैप्टर लिए हैं, मतलब नए टॉपिक को आप लोगों के सामने जिसकी आज चर्चा करेंगे, वो है कहानी। कहानी ये कक्षा 9 से लेके और 12 तक कहानी हमेशा आपको मिलती, चाहे वो एकांकी के रूप में हो या फिर कहानी के रूप में, कहीं ना कहीं आपको मिलती रहती है। आज हम एक कहानी जो कि उसका उद्देश्य और उसका जो आप कह सकते हैं सारांश हम आपको समझाएंगे, जिससे आप कहानी को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप कक्षा 12 की एक कहानी आज मैं टॉपिक पे ले रहा हूँ और वो है पंचलाइट। ये आंचलिक उपन्यासकार जो हैं फणीसरनाथ रेणु जी की कहानी है। ये बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी है जो कि अंचल विशेष में जो है पूरी घटनाएं घटित हुई हैं। आप आंचलिक कहानी की जब बात आएगी तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके सामने एक अंचल विशेष मतलब गांव का वह चित्रण सामने आता है, जो कि अपनी रूढ़िवादिता, अपने पिछड़ेपन, अपने जो छोटी छोटी जातियों में अलग अलग बटे होते हैं लोग कि ये उच्च जात के हैं, राजपूत जात के हैं, ये ब्राह्मण टोला है, ये पासी टोला है, ये कोरी टोला, ऐसे बटे होते हैं। तो उस स्थान का ये कहानी है। बड़ा ही सुंदर तरीके से फणीसरनाथ रेणु जी ने इसको व्यक्त किया है। तो इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से है कि फणीसरनाथ रेणु ने शुरुआत किया एक नौजवान जो कि उस गांव में जो अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं, उस रूढ़वादिता और उस जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष जलन है, उसको उन्होंने उभारा है। गोधन एक लड़का होता है जो कि बाहर शहर गया और वहाँ पर जाकर कुछ उसके अंदर आधुनिकता आती है और वो गांव में आके अच्छे अच्छे जो फिल्मों के गीत हैं, सिनेमा का गाना वो लोग कहते हैं, तो उसको गाता है। तो इसी बात से नाराज होके उसके जो जात के लोग थे वो उसमें एक चौधरी होते हैं। आप सभी लोग लगभग गांव के होंगे तो आप लोगों को पता है कि कैसे वहाँ एक चौधरी होते हैं, फिर बिरादरी से निकाले जाते हैं, उनको भात देना पड़ता है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है, और जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे क्योंकि इस कहानी में बड़ा अच्छा इसका चित्रण है। तो उनको 10 रुपये का जुर्माना ये लोग लगाते हैं, मतलब पंचायत बुलाकर, और गोधन ने देने से मना कर दिया। बोलते हैं मैंने सिनेमा का गाना गाया, कोई अपराध नहीं किया है, और हम अपराध नहीं किए तो हम किस बात का जुर्माना। वो जुर्माना देने से मना कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बीत जाते हैं और समय बदलता चला जाता है। सब लोग हुक्का पानी उनका बंद कर देते हैं, मतलब अपनी जात में ना उनको निमंत्रण देते हैं और ना उनको बुलाते हैं, ना उनके यहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। समय बीतता चला जाता है। एक दिन क्या होता है, एक मुनरी जो रहती है और गुलरी काकी की बिटिया थी, वो गोधन से बहुत प्यार करती है और उसने जो है गोधन के अंदर जो आधुनिकता है वो बहुत प्रभावित होती है। अकस्मात एक दिन की बात है कि वो उस टोले के जो लोग थे जो छोटी जात के, तो उन लोगों ने पैसा एक चंदा इकट्ठा करके और एक पेट्रोमैक्स लाते हैं। जो कहानी का जो शीर्षक है पंचलाइट, और वो पंचलाइट जो है पेट्रोमैक्स ही है, जो अब गांव में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। शहरों में तो बहुत पहले उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। तो लेकिन उस गांव के लिए कल्पना करिए, जहां पर लोग ढेबरी या लालटेन से काम चलाते थे, तो वहां पर वो पेट्रोमैक्स सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, बड़ा अजूबा था। सब लोग बहुत खुश थे। और जो छड़ीदार थे, मतलब जो उन लोगों के मुखिया थे उस जात बिरादरी के, तो वो जाते हैं, पैसा कम कराते हैं वहाँ पे, और उसका बड़ा सुंदर चित्रण इन्होंने किया है कि उसमें वो कुछ पैसे छुड़वा लेते हैं, उससे वो पूजा अर्चना के लिए सामग्री आती है। सब लोग उल्लासित हैं, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग में बहुत उल्लास है कि आज पेट्रोमैक्स मतलब पंचलाइट आया है। और लेकिन राजपूत टोली वाले, ब्राह्मण टोली वाले और सब लोग गोली काटते हैं, लोगों का उपहास उड़ाते हैं। और
उस उपहास की कड़ी में जब शाम होता है, जब उसको जलाने का समय आता है, तो कोई उसको जलाना ही नहीं जानता है। सब एक दूसरे पर डालते हैं कि हाँ, जब खरीदने गए थे तो आपने पूछा क्यों नहीं कि कैसे जलाया जाता है। इस बात को लेके सब लोग बहुत परेशान होते हैं। अब इज्जत पर आ गई थी, क्योंकि पूरे बिरादरी की नाक जो कटनी थी, अब उन लोगों को कुछ कोई उपाय नहीं सूझता है। तभी उन्हीं की एक जो मुनरी थी, उसकी प्रेमिका गोधन की, वो अपनी सहेली को बताती है कि जाकर आप जो है बता दीजिए, गोधन जलाना जानता है। अब जब बात पूरे समाज की थी, उनके मतलब छोटी बिरादरी के सभी लोगों की इज्जत का सवाल था, तो वो लोग जाते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप जो है तो कनेली जो है वो जा कर के, और जो पंचायत के उनके मुखिया रहते हैं, उनसे कहते हैं कि गोधन को बुलाया जाए तो वो जला देगा। फिर गोधन को सब लोग जाते हैं, तो गोधन कहता है कि आप लोगों ने तो हमें बिरादरी से छोड़ दिया है, मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया है, फिर मुझे इस अपनी जात वालों की इज्जत का क्या ख्याल, क्योंकि अब तो आप लोग हमें जहाँ से निकाल ही दिए हैं। तो सभी लोग मनाते हैं कि नहीं, आप चाहेंगे तो हमारी जात की इज्जत बच जाएगी। और इस प्रकार से गोधन, जब गुलरी काकी और मुनरी दोनों ने आग्रह किया, तो जाकर के पंचलाइट जलाने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ स्प्रिट था ही नहीं, क्योंकि उस समय की पंचलाइट मतलब पेट्रोमैक्स बिना स्प्रिट के नहीं जलता था। लेकिन वो बहुत तिकड़मी था, और वो गरी का तेल मंगाकर उसी से जला देता है। और उसको जलाने के बाद चारों तरफ खुशी का, उल्लास का माहौल था। और फिर बड़ी हसरत भरे निगाहों से वो मुनरी गोधन की तरफ देखती है, और एक दूसरे को अभिवादन स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात खुशी के उल्लास के बीच जो उनके मुखिया होते हैं, वो कहते हैं कि गाओ सिनेमा का गाना, आज तुम्हारा शौक हो माफ, क्योंकि तुमने तो पूरी बिरादरी की इज्जत बचा ली। और इस तरीके से ये चरित्र प्रधान कहानी ना हो करके अच्छा हाँ, शाम को फिर भोजन पर बुलाते हैं गुलरिका की, और फिर वहाँ इन दोनों का जो है प्रेम लोगों के सामने आता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने चरित्र प्रधान कहानी ना हो करके ये एक भोलेपन और एक गांव का जो पिछड़ापन है, रूढ़भादिता है, और इस सब को समेटे हुए बड़ा सुंदर कहानी है। और इसको अगर हम कहानी के कसौटी पर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से कुशल संवाद, कुशल पात्र संयोजन, आप देखेंगे कुशल एक उद्देश्य लिए हुई ये कहानी है। क्योंकि आप जानते हैं कहानी कला के दृष्टि से 5 तत्व होना चाहिए। नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र का चरित्र चित्रण, नंबर 3 है कि संवाद, मतलब जिसको डायलॉग्स बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब कुशल संवाद होना चाहिए। और उसके बाद में उसकी देश काल एवं वातावरण, कि वो किस परिस्थिति में है, किस देश काल में है, किस वातावरण में है, इसका भी कहानी कला की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है आखिरी में, वो है उद्देश्य। क्योंकि किसी भी कहानी का, निबंध का या उपन्यास का एक उद्देश्य होता है कि हाँ, उसको लिखने का एक क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर उस उद्देश्य को भी देखेंगे तो गांव के भोलापन, अल्हड़पन और पिछड़ापन, इन सब को समेटे हुए बड़ा सुंदर आंचलिक कहानी है। तो ये इस प्रकार से सारांश आप लोग परीक्षा में लिख सकते हैं। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।